नमस्कार। इससे पहले एक बार हमने इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया था और हमने एक अंदाज़ा लगाया था, जो ये कंपनी मल्टीवैगर बनती नज़र आती है। कंपनी का नाम था बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही जबकि स्टॉक में काफ़ी जो नुकसान था, हमने जब स्टडी किया था इससे पहले वाला, वो आपको प्लस बताऊँ जो कि हमने किया था दिसंबर क्वार्टर तक का किया था, देखा जाए तो इस क्वार्टरली बेसिस पे। और उसका जो ईयरली डेटा बेसिस था वो मार्च 23 तक का डेटा था। अब इसका रिजल्ट मार्च 24 का बाद रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद इसका क्या इफेक्टेड रहा पूरे साल में देखने को मिला, जहाँ पे लॉस अच्छी खासी सेटअप करती मिली। उसके क्रम के देखें जिसमें कंसोलिडेट डेटा और बाकी सारे डेटा को हम एक बार स्टडी करेंगे, जहाँ पे कंसोलिडेट डेटा भी काफ़ी रिकवरी के मूड में रहा है पिछले साल से। और क्वार्टरली रिटर्न इसका अच्छा खासा ग्रो लेवल की तरफ बढ़ती नजर आती है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस में एक मल्टी बैगर साबित नजर आता है, जो कि हमने इससे पहले एक बार स्टडी किया था, जो आप मेरे वीडियो या जा करके देख सकते हैं। जब हमने इससे पहले एक बार स्टडी किया था, नियरली मुझे लगता है 2 महीने पहले की बात है। तो 2 महीने पहले हमने एक बार देखा था स्टॉक के ऊपर और उसमें निकल के आया था जो स्टॉक में क्या लग रही थी। हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा मोमेंटल देखने को मिला, जहाँ पे स्टॉक में भागती नज़र आ रही थी स्टॉक की परफॉर्मेंस, और साथ में इसका जो कि एक लॉस मेकिंग थी वो उसको रिकवरी करते नज़र आती थी। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इस कंपनी के बारे में क्या कहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों केवल केवल बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में, जिसके स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटल देखने को मिली और नियरली करीब 43-44 रुपये के आसपास अभी पहुंचा है। उससे पहले देखा जाए थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं और कंपनी क्या क्या करती है। कंपनी के बारे में देखो तो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज करती नजर आती है। साथ में देखा देखा जाए तो उसकी ग्रुप कंपनी के अंदर और भी सारे काम साथ हैं, जहाँ पे इसके पास ग्रुप के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसमें एनर्जी सेक्टर भी कामकाज करती है। कहती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर कंपनीज है, और ये वो वर्ल्ड के सबसे बड़ी शुगर कंपनी की लिस्ट में आती है, जो कि इसकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। साथ में इसके प्रोडक्ट के देखें तो शुगर के अंदर जो हम चीनी मिठास वाली लेते हैं ना, उसी के अंदर मिठास में कुछ शुगर फ्री भी शुगर होती है, आपको पता है। तो इस सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा इनका शुगर की बिजनेस जो है वो बढ़ती नज़र आती है। इनके पास ढेर सारा फैक्ट्रीज और यूनिट्स निकल के आती है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इसके जो प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके प्रेजेंस देखेंगे तो इनके प्रेजेंस इसके मैप के थ्रू देखें तो बहुत ढेर सारा जगह पे इनके पास फैक्ट्री और प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे देखने को मिलती है। मैं एक मैप लेके चलूँ तो मैप लेके चलूँ देख, ये हर कोने कोने में अपनी प्लांट्स को लगा रखी है। इस तरह से इनकी प्लांट्स निकल के आती है। ढेर सारा प्लांट इनके पास अवेलेबल है। इसकी वजह इसीलिए कंपनी कहती है जो हम वर्ल्ड के सबसे बड़े शुगर कंपनी के लिस्ट में आते हैं। इसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और साथ में जानेंगे इसकी मार्केट में क्या फंडामेंटल कितना सपोर्ट करता है। दोबारा जानेंगे क्योंकि मैंने जो इससे पहले स्टडी किया था वो दिसंबर क्वार्टर तक का डेटा था। मार्च क्वार्टर तक का डेटा को हम कलेक्टिव लेने के बाद स्टडी करते हैं। कहती है बजाज का हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कहती है इसके बारे में, जो 1931 में बनी थी, बहुत पुरानी कंपनी है। नेम ऑफ द हिंदुस्तान शुगर मिल लिमिटेड के नाम से बनी थी। द कंपनी इज इंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शुगर्स, अल्कोहल, इथेनॉल्स एंड द जनरेशन ऑफ द पावर। आपको पता है जनरेशन ऑफ पावर जो होती है उसी से होती है, क्योंकि उसमें जो पार्ट्स रॉ पार्ट्स उसके पार्ट्स जो निकलते हैं शुगर जो बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनने के बाद जो वेस्टेज बचती है उससे क्या बनती है, पावर जनरेशन का कामकाज करती है। उसी में से कुछ निकलती है अल्कोहल, और उसी में से निकलता है इथेनॉल की पार्ट भी निकलती है। और किसी तरह से इथेनॉल का डिमांड बढ़ती जा रही है। अल्कोहल के बारे में पता है, अल्कोहल की मात्रा डिमांड बढ़ती जाती है और पावर का भी, मतलब जहाँ भी देखेंगे इसके सेक्टर की बात करें, जहाँ पे शुगर की डिमांड वैसे भी आपको चाहिए। घर में आप चीनी पीते चाय पीते हैं तो चीनी तो चाहिए चाहिए। आज उसके बाद देखा है तो अल्कोहल अल्कोहल बड़ा डिमांडेबल प्रोडक्ट होती है। उसके बाद इथेनॉल की बात करें तो ये आजकल यूज होता है, जहाँ पे पेट्रोल डीजल के साथ यूज किया जाता है। साथ में जो आपके घरों तक बिजली पहुंचती है उसमें जनरेशन ऑफ पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हर तरह से डिमांडेबल चीज निकल के आती है। तो इस कंपनी के बारे में देखें तो बुक वैल्यू निकल के आती है करीब 35 रुपये के आसपास। और अभी ये मार्केट में बहुत ऊपर नहीं चला है, क्योंकि 35 के आसपास देखा जाए तो इनके पास करंट मार्केट प्राइस करीब करीब 43 के आसपास करंट मार्केट प्राइस थी, अभी है। प्राइस टू द बुक वैल्यू की बात करूँ तो केवल 1.25% के 2 टाइम्स के आसपास कामकाज करती नजर आती है इनकी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से।
इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लॉस मेकिंग रही है। इसके रेशियो, करंट रेशियो की बात करें तो 0.56 के आसपास निकल के आती है। और इंडस्ट्री की तरफ हम ध्यान ध्यान दें, इस कंपनी के, इस कंपनी इंडस्ट्री की, जिस शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो शुगर इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दें तो करीब 16.4 के आसपास इनको पी दिया जाता है। लेकिन इस कंपनी में जो लॉस मेकिंग था, लॉस मेकिंग की वजह से इनको कुछ पी नहीं मिला, क्योंकि पी का कुछ काबिलियत नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पे लॉस मेकिंग चल रही थी। लॉस मेकिंग की वजह से पी का रेशियो नहीं मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल और केवल 25% की है, और रेस्ट जो है प्रमोटर ने अपनी सारी की सारी, यहाँ पे एक डाउनफॉल पता है क्या है, प्रमोटर की 25% होल्डिंग और सारी की सारी प्रमोटर ने अपनी क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है, अर्थात इनको उसके बेसिस पर लोन ले रखा है। डेट टू इक्विटी की बात करें, डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई भी नहीं है, 1% के आसपास नहीं है, लेकिन 0.86 पर के नियरली निकल के आता है। साथ में देखा जाए आर की बात में 0.80 के आसपास, और आर की बात करें तो ये निगेटिव है, क्योंकि इनका रिजल्ट का निगेटिव पार्ट निकल। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये के, इसका 1 रुपये के फेस वैल्यू पे आपकी बुक वैल्यू 35 रुपये की होती है, और करंट मार्केट प्राइस होती है 43 रुपये के आसपास। और डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड कुछ पे है नहीं। कैपिटल मार्केट कैप के बारे में आपको पता है, मल्टीपल यदि हम करते हैं इसको, कैपिटल करंट मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स हो तो निकल जाती है मार्केट कैप। तो ये इसका थोड़ा सा लॉजिक होता है समझने के लिए पर्पज से। चलते हैं आगे और समझते बात हम कंपनी के बारे में, थोड़ा सा ही हमने इसको एक ओवरव्यू टाइप पे लिया है। अब चलते हैं कंपनी के बारे में और कुछ कहती है तो इसके बारे में देखते हैं कंपनी क्या कहती है। कंपनी के बारे में जो डिटेल था हमने पहले स्टडी कर लिया, और इसके बाद देखा जाए तो इनके हेड ऑफिस वगैरह महाराष्ट्र के हिसाब से निकल के आती है। महाराष्ट्र इंडिया में है, कोई बात नहीं, हम इसको इसका प्रेजेंस की बात कर लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो इसकी वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। जहाँ पे हमने पहले भी स्टडी किया था, और एक क्वार्टर के हिसाब से तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आती थी। वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो 52 की हाई की बात करें तो निकल के आती करीब 44 रुपये के आसपास, और लो की बात करें निकल के आती करीब 15-16 रुपये के आसपास। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए, मैं इसको सीधा आंकलन करूँ, यदि बॉटम लेवल से हाई लेवल की बात करूँ तो 3x, सीधा सीधा मानो तो 3x के आसपास कारोबार करती नजर आती है। और उसके बाद अभी फिलहाल ट्रेडिंग चल रहा है करीब कितने पे, 43। अर्थात ये लगता है अभी 52 का जो हाई था ना, अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया, और आज का ही टाइम अभी तक देखने को मिला। ये देखेंगे आज का हाई 44 रुपये 40 पैसे के आसपास, और 52 की हाई 44 रुपये 40 पैसे। और हमने कहा था ये मल्टी बैगर बनेगा, और मल्टी बैगर बनता नजर आ रहा है स्टॉक्स। चलते हैं आगे, क्योंकि दोस्तों मैंने कोई रिकमेंडेशन और एडवाइस नहीं किया था कि इस स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए। कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स हमने एक चार्ट बेसिस पे समझने का प्रयास किया था कि स्टॉक अच्छी खासी इनकी ग्रोथ लेवल देखने को बनती है। चलते हैं इसके बाद इसके चार्ट को, 1 साल के चार्ट हम सामने रखें, जहाँ पे 52 की हाई कभी तोड़ता नजर आता है, तो उसमें क्या कहने वाली बात कुछ है नहीं। जहाँ पे इसकी एवरेज जो वॉल्यूम प्राइस थी, रेस्ट, तो यहाँ पे निकल के आती। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस इसका ये के आसपास निकल के आती थी, लेकिन रेजिस्टेंस को ये तोड़ती नजर आई, क्योंकि इसकी लगातार ये तोड़ने के काबिल रखती नजर आती। लगातार जब भी थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ये हमेशा उसके आर पार से ऊपर जाती है। अब यहाँ से आकलन करके देखें, आकलन करने के बाद ये लगता है, जो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे थी पहले, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, इस जंप लगाई यहाँ से, यहाँ फिर से क्या हुआ, मार्केट गिरावट आई, गिरावट के बाद फिर से जंप लगाती है, और फिर उसके बाद अभी जंप लगाती नजर आती है अभी आज के टाइम में। तो इसका अर्थ देखिए, स्टॉक लगातार एक अच्छी चलती बुलती स्टॉक नजर आती है। और इसी को यदि दूसरी तरफ से आकलन करके देखें तो निकल के आती है, यदि हम यहाँ से लेकर के पूरे सीट को यहाँ से लेके लेके चलें, उस बेसिस पे देखिए इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है कहाँ पे जाके मैच करती है। इसका जो सपोर्टिंग लेवल है वो सपोर्टिंग आसपास ही मैच करती है, और ये हमेशा लगता है 30 डिग्री से जो ग्राफ होते हैं उससे ज़्यादा की रफ्तार से आगे 40 डिग्री के आसपास निकलती चलती नजर आती है। ये ट्रेंडिंग इसका हमने समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कहती है कंपनी की मूवमेंट प्राइस के बारे में। तो इसने अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारा मूवमेंट हुआ है, अर्थात वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफ़ी बड़ा 15 तारीख को। तो स्टॉक एक्सचेंज ने इसके ऊपर क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि आप भाई आपकी कंपनी में काफ़ी आपकी वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड आ रही, क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा, कंपनी ने बताई भाई 17 तारीख को लेटेस्ट अपडेट आया, कंपनी ने इन्फॉर्मेशन फाइल किया अपने एक्सचेंज के साथ, और कहा जो मेरा मूवमेंट जो है, मेरा कुछ मूवमेंट इस तरह का है नहीं। और इस तरह के देखिए रिपोर्ट 17 तारीख को आया था, और कंपनी ने कहा कि हमारा जो आपके पास ईमेल आई थी, ईमेल के रेटेड जो भी था रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करती हुई, और कहती है जो बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द मैनेजमेंट, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स
टू शेयर विद द स्टॉक एक्सचेंज अंडर रेगुलेशन। और सर कोई ऐसा टाइम नहीं था जहाँ पे हमने नहीं किया, हमने टाइम टू टाइम हमेशा किया है। और हमें कहा है, एक लाइन आइटम उन्होंने दिया, मेंशन किया, द मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ आवर स्क्रिप्ट इज प्योरली मार्केट ड्राइवन। दोस्तों एक बात जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है ना, कंपनी कोई भी कंपनी कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के बारे में सोचती है, स्टॉक प्राइस के बारे में। जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर हैं उनके लिए पार्ट होता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को देखना। तो चलते हैं इसमें। हाँ वैसे भी जो सबकी कंपनी की अपनी आर टी वगैरह होती है, जो उनका सारा देख रेख करती है स्टॉक मार्केट की तरफ की जो न्यूज़ वगैरह होती है, जो जो प्राइस मूवमेंट होता है, उसको देखने देखने के लिए हर कंपनी अपने पास कुछ ना कुछ एजेंसीज को हायर करके रखती है वैसे। अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन तरफ। जब हमने कंपनी के डिविडेंड की बात की, डिविडेंड कुछ है नहीं, डिविडेंड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कंपनी हमने वहीं पे स्टडी किया था। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट की तरफ में यहाँ की रिजल्ट इसको स्टैंडर्ड हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में क्या निकल के आया स्टैंडर्ड हिसाब से। कंपनी में जो हमने अंदाजा किया था ना, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो देखने को मिलेगा, वही ग्रो निकल के आई। जहाँ पे 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो करीब करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो सोचिए 5 गुना के आसपास जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन सब के सब एक अच्छी सी बुलिश नज़र आती है इस स्टॉक के, और इसीलिए स्टॉक भागती नज़र आती है। इसी की कंसोलिडेट डेटा की तरफ हम ध्यान दें तो क्या निकल के आती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। निकल के आती है कंसोलिडेट डेटा में कंपनी की ओवरऑल जो सेल्स था एक टाइम में देखा जाए क्वार्टर के हिसाब से करीब 2000 करोड़ के आसपास था। लेकिन 2000 करोड़ के आसपास जो था मार्च 21 के अंदर, और मार्च 24 में कितना 1870 करोड़ का आता है। अर्थात इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था। लेकिन यदि इनके खुद के साल के डेटा को कंपेयर करके देखें इन चारों क्वार्टर को, तो इसमें टॉप करती नजर आती है। और इससे पहले देखो इसका मार्च मार्च में बिजनेस अच्छा जमता है। देखिए मार्च में क्या था, इनकी पिछले साल की मार्च के डेटा को देखो तो जून से लेकर के मार्च में सबसे टॉप कामकाज किया। और जून से लेकर के मार्च 2021 की बात करूँ तो यहाँ पे भी सबसे टॉप पे कामकाज किया। अर्थात इनका मार्च में जो बिजनेस होता है ना, जो शुगर केन वगैरह की जो चीज़ें होती है वो आती तो पहले है, वो आती है मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में उनकी वजह से उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता होगा, और मार्च क्वार्टर में आकर के इनके पास जो डिमांड्स जो कि प्रोसेस होता है चीनी बनाने के लिए, उसको ख़त्म करके ये मार्केट में बिकवाली के लिए निकल जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी सेल्स ग्रो निकल के आती है। अब आते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट में निकल के आती है करीब 91 करोड़ के आसपास का, जो कि देखा जाए इससे पहले भी 112 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस साल के दौरान देखो इन चारों क्वार्टर में तो क्या निकल के आती है, कंपनी की लॉस मेकिंग ईयर पार्ट बाय पार्ट नजर आती थी, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। तो ये इसके लिए क्या था, एक अच्छा सा पुल बैक नजर आता है स्टॉक में, और स्टिल ये स्टॉक भागता नजर आता है। इस हिसाब से हम ईयर टू ईयर को कंपेयर करें तो ईयर टू ईयर में जो पुल बैक रहा है करीब 4000 करोड़ के आसपास का था, वो निकल के आती है कितने के आसपास, वो निकल के आती है नियरली 6000 करोड़ के आसपास। तो अर्थात यहाँ पे ये देखने को मिला, जो जो पहले कभी 12 के अंदर 2012 में 4300 करोड़ के आसपास था, वो वहाँ पे क्या होता है मार्च में आकर के 6100 करोड़ होता है। तो ये पहले पिछले साल से अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं जनरेट किया। पिछले साल इसका 6300 करोड़ के आसपास था, वहाँ से डाउन साइड था। इससे पहले उसमें एक साइड लगता है एक साल अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, दूसरे साल गिर जाता है। तो ऐसे ही नजर आता है। इससे पहले इसमें स्टेबिलिटी नजर आती थी आठ 6800 करोड़ के 6600 करोड़ के आसपास। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल इसके देखने को मिला है। लेकिन एवरेज हिसाब से देखा जाए इनके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो 4% ही रहा, उसमें कोई बड़ी मोमेंटल नहीं देखने को नहीं मिली। एवरेज पिछले 2 साल 3 सालों के दौरान 4 साल के हिस्टोरिकल डेटा को ले लें तो 2% 3% 4% के आसपास रहा। अर्थात यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरेज देखने को मिला, इसमें कोई बड़ा डाउनफॉल या पुल बैक देखने को नहीं मिली थी। इसके बेसिस पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पार्ट में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट पार्ट में कंपनी की ओवरऑल जो देखने को मिली वो करीब करीब 87 करोड़ के आसपास नुकसान देखने को मिला इस साल में, जो कि पिछले साल में कंपनी के जो नुकसान का दायरा था, नुकसान लगातार इसमें काफी बड़ा दायरा था, और इस दायरे को उन्होंने तोड़ते हुए इस अपनी जो लॉस थी लॉस को कम करते हुए 87 करोड़ की लोन पे आई। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 87 करोड़ का लोन बहुत बड़ा लोन लोन नहीं, इस नेट लॉस की बात में लॉस बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखता है। लेकिन मार्केट में क्या दिखता है, इसका पोटेंशियल दिखता है, मार्केट को पोटेंशियल दिखता है, इसकी वजह से मार्केट जंप करती नजर आती है इसको स्टॉक में।
हिस्टोरिकल डेटा में कोई जान नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में क्या करती है, हिस्टोरिकल डेटा तो जो कि डिक्लाइन करती है, कुछ पीरियड में अच्छी दिखती है, कुछ पीरियड में अच्छी दिखती है, और यहाँ पर डिक्लाइन करती है। तो यहाँ कुछ फैक्टर देखा है तो कुछ फैक्टर अच्छे, कुछ फैक्टर अच्छे नहीं दिखते हैं। अब आते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स है, जहाँ पे हम चार्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे, एक अट्रैक्टिव कर रहे थे, वो चार्ट का व्यू यही था। जो एक चार्ट बेसिस में यदि हम इसके खुद के बिजनेस मॉडल को देखें, तो खुद के बिजनेस मॉडल में ईयर टू ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इनकी चार्ट क्या बनती है, ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो इनका सेल्स था, वो सेल्स में क्या रहा, वो आसपास ही रहा, बहुत बड़ा पुल डाउनफॉल और पुल बैक नहीं था। इससे पहले देखा है तो उसमें थोड़ी सी डाउनफॉल थी, अवेज था। ये सेल्स का डेटा निकल के आया। ऐसे ईयरली यदि हम सेल्स नेट नेट एसेट्स की बात करें और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या हुआ, 91 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ, जो कि पहले पिछले साल में कितना का नुकसान था, करीब 147 करोड़ का। उससे पहले देखा जाए तो करीब 2100 करोड़ का, 219 करोड़, 18 करोड़ का नुकसान था। तो जहां पे अच्छी खासी नुकसान जाए थे, उससे पहले 280 करोड़ के आसपास का, उससे पहले। तो ये जो नुकसान था, वो नुकसान लगता है कि भरपाई करते नजर आती है, और एसेट्स भी उनकी बढ़ती नजर आती है पहले से। और नियर अबाउट इसकी एसेट्स और इसकी एसेट में क्या लगा, इन दोनों के एसेट्स सेम ही रही है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ था, इससे पहले चेंज हुआ था। अब इसके कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम ध्यान एक बार भटके ले चलें, तो उसमें क्या नजर आती है, इसमें ये नजर आती है जो इनका ओवरऑल जो हुआ, इनके ओवरऑल में जो 86 करोड़ का टोटल लॉस रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, वहां से इससे पहले साल में करीब 134 करोड़ का, इससे पहले 367 करोड़ का, इससे पहले। तो ये जो लॉस था, वो लॉस रिकवरी करती नजर आती है, और अच्छा खासा यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, रेवेन्यू भी उसी आसपास नजर आती है, एसेट्स भी उनकी ऐसी आसपास नजर आती है। तो ये दोनों तरफ से इनके लिए ठीक नजर आती है। अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा था कि इनके पास जो होल्डिंग्स थी, वो होल्डिंग निकल के आती है तीन तरह की, दो तरह की होल्डिंग है बेसिकली। एक तो पब्लिक और दूसरा प्रमोटर। तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, वो थोड़ा सा कम निकल के आता है, क्योंकि पब्लिक के पास होल्डिंग है, ये निकल के आते हैं 24% के आसपास, और ये निकल के आती है जल्दी 75% के आसपास। ये है 25% के आसपास, और ये है 75% के आसपास। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टेड है, इसमें पब्लिक ही इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। और पब्लिक में क्या डीआई है, एफआई है, इसकी तुलना करें तो क्या निकल के आती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दर्शाती है, तो देखा जाए तो इनमें 40 जो कि इनकी 25% की होल्डिंग है, उसमें इनके ग्रुप्स की, जो कि बजाज रिसोर्स, बाकी इनके जो प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं उनके पास बजाज इंटरनेशनल रियल्टी, और ये कुछ उनके ग्रुप्स कंपनी के नाम से। बाकी हम देखें, अब चलते हैं सीधे सीधे हम डी आई एफ आई की तरफ। तो एफ आई यहाँ पे अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आकलन करता हूँ आपके साथ, और आकलन में ये हुआ, जो यहाँ पे देखने को ये मिली, जो यहाँ पे डी आई और एफ आई की पोजिशन में देखने को मिली, एफ आई ने अपनी पोजिशन को बढ़ा लिया, करीब करीब 0.70% के आसपास आसपास लिया उसने, 7.7 के आसपास लिया। अर्थात यहाँ पे लास्ट पीरियड में आकर के इन्होंने पोजीशन को इंक्लूड किया, अर्थात उनको पोटेंशियल लगा मार्केट में। और डीआई ने क्या किया, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बिकवाली किया। तो डीआई की पोजीशन बिकवाली हुआ तो कहाँ गया, वो शिफ्ट हुआ। जैसे डीआई ने प्रेशर बनाया, एफआई ने उसको भर भर के खरीदा निचले लेवल पे। और पब्लिक के पास की बात करें तो पब्लिक के पास उतना ही पोजीशन था जितना पोजीशन पहले बचा हुआ था। और पब्लिक इसके लिए क्या सोचती है, और डीआई में इसके पास क्या निकल के आते हैं, डीआई में इनके पास जो कुछ बड़ी नाम से निकल के आते, जिसमें एल कैनरा बैंक्स और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीन तीन बैंक निकल के आती है, जिसमें एक दो बैंक्स और एक एल के नाम आता है। 63% जो पब्लिक है, उस पब्लिक में क्या निकल के आती है, जया कुमार, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे हो सकते हैं। साथ में एक बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो उनकी कंपनी, खुद की कंपनी हो सकती है, क्योंकि बजाज नाम से जुड़ा हुआ है, या बजाज ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनकी एक डिक्लेरेशन है। बाकी जो देखा जाए तो ये निकल के आते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 63% जो बची है, उसमें 3% माल दिया जाए, 4%, तो करीब करीब 59% जो आसपास परसेंटेज है होल्डिंग की, वो आम रिटेल इन्वेस्टमेंट और एज ए ट्रेडेड पार्ट में होगा, लेकिन एज उसको रिटेल इन्वेस्टमेंट ही मानिए।
और उसके पास ये स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती है मार्केट में, जो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है या फिर ट्रेडिंग का पार्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे खासे लोगों ने अच्छा खासा खरीदारी करके बैठे हैं। इसीलिए मार्केट क्या हो रहा है, सीधे के सीधे जंप करती नजर आती है। यदि हम किसी भी लेवल से इसको कंपेयर करें और पिछले हमारे वीडियोस आप जाके देखें, हमने एक कंपेरेटिव बनाया था, स्टडी किया था मार्च तक के डेटा के बेसिस पे। उसमें क्या लगा था, जो मार्च एज ऑन डेट के हिसाब से देखा तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है पुल बैक देखने को मिला था। और यही पुल बैक दोबारा मल्टी बैगर्स की तरफ ध्यान आकर्षित करता नजर आता है, जहाँ पे अच्छा खासा जंप नजर आता है। इससे पहले जब भी देखें स्टॉक में, जब भी थोड़ी सी गिरावट हुई, इसको मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के आकार से देखूं, जो कि नया एक अभी इंडिकेटर्स है। स्विंग ट्रेडिंग में देखा जाए तो स्विंग के हिसाब से निकल निकल के आती है। तो स्विंग किस हिसाब से इसका निकल के आती है, स्विंग देखिए, स्विंग में सीधे सीधे देखा जाए तो ये स्विंग करती नजर आती है, जहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो नियरली 44-45 के आसपास तक पहुंचा था। और ये अभी आगे मोमेंटल के तैयार हो सकता है, अभी थोड़ा सा और गिरावट हो सकता है, ऐसा नहीं ये गिरावट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ये देखने को मिलेगी अच्छी खासी जो 5-10% का जो सर्किट लगा था, वो अभी क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर की वजह से दोबारा ऑफसेट हो सकता है, और पोर्टफोलियो ऑफसेट होने के बाद दोबारा चलने को तैयार हो सकता है, क्योंकि इसका चार्ट ग्राफ यही कहता है कि आप पिछले कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए। रिकॉर्ड देखने का मतलब ये है, जब भी इसमें रिकॉर्ड में आया तो ये यहाँ से फिर ऐसे मोमेंटल नीचे की तरफ आती है, फिर थोड़ी सी चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, अर्थात ये गिरती चढ़ती है अच्छी अच्छी खासी। ये देखिए हमेशा एक वी आकार बनाती नजर आती है, वी और डब्ल्यू के आकार में क्रिएट करती नजर आती है, हमेशा देखने को ये आती है। अब इसी को कंपेयर करें किसी परेड को, जस्ट जिसमें इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करें तो नंबर एज ऑन डेट के परफॉर्मेंस हिसाब से स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है, उसकी चर्चा करें तो चर्चा में निकल के आती है एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस नियरली निकल के आती है 10 साल में 62%, 5 साल में अच्छा खासा 478%, 3 साल में 172, और 2 सालों में 282, और 1 साल में 165% के आसपास की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला। और इसके आकलन के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में फिलहाल ये देखने को मिलती है लगातार इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी मोमेंटल की तरफ देखती नजर आती है, जहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता में भी 40% 50% का आप स्टॉक में एक जंप नजर आती है। और 1 साल के एवरेज को हम लें, जहाँ पे 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए नजर डालें, तो यदि वो एफडी और बाकी किसी जगह पे होगा तो वो 10% के आसपास देता है। और यहाँ पे 110 रुपये आपके रिटर्न बनते हैं, और यहीं पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे 1 साल में 165 रुपया तो मिलता है आपको एक्स्ट्रा, अर्थात 265 रुपये आपके बनते हैं पैसे टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपेयर कर लीजिए किसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे है, रिस्क फैक्टर के साथ आपको अच्छे स्टॉक, अच्छे अच्छे संपत्ति कहते हैं ना, अच्छे एसेट्स, बेसिकली कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जिसको दो तरह की टेक्निकल ट्रेंड में माना जाता है। एक तो होता है जो कि एक बिजनेस करते हैं कोई भी हम, जिसको हम एक कहते हैं ट्रेडर, ट्रेडर कहते हैं, दूसरा कहते हैं इन्वेस्टर। अब ये ट्रेडर के लिए क्या होता है, ट्रेडर के लिए क्या होता है, ये होता है करंट आइटम्स, ये एक ट्रेडर इसको खरीदना और बेचना इसका काम है, धंधा है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लिए क्या होता है, ये एक एसेट्स क्रिएट करती है। एसेट्स क्रिएट तभी होते हैं जब आप अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हो, अच्छे अच्छे स्टॉक को अच्छे एनालिसिस के साथ चूज कर सकते हो, किसका मार्केट पोटेंशियल कैसा है, क्या इसका इंटरनेशनल बिजनेस कैसा है, या इनका डोमेस्टिक बिजनेस मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन देखने को मिलती है। इसके साथ चलें हमने कुछ ड्यू डिलीजेंस की तरफ ध्यान दे, तो इसमें कुछ कंपनी निकल के आती है ड्यू डिलीजेंस में, जहाँ पे 12 फरवरी को सेट के हिसाब से मुंबई में इनका एंट्री ऑर्डर मिला था। अब एंट्री ऑर्डर क्या था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि फरवरी का था, तो फरवरी वाला हम अभी एक बार देखने का प्रयास करते हैं आखिर क्या था ये। कुछ निकल के आती है तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कहा था कंपनी जो कि इनका जो कि एडवोकेट वगैरह था मीना, लर्न काउंसिल ऑफ द एप्लीकेंट सीक द परमिशन टू द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन लिबर्टी ऑफ द फाइल फ्रेश अपील ऑफ फाइल सर्च अपील फाइल करने के लिए कहा था अकॉर्डिंग टू द अपील इज अलाउड टू द विड्रॉल द लिबर्टी टू फाइल फ्रेश अपील। ये अपील के लिए क्या है कि कुछ ऑर्डर इनके पास आया था, जो कि अपील इनके पास अपील दोबारा फाइल करेगी कंपनी। इससे पहले इनके पास क्या सैट का क्या था, कुछ एनसीएलटी का एक ऑर्डर था, जहाँ पे इलाहाबाद का आया था। इलाहाबाद का एनसीएलटी का ऑर्डर क्या था वो जरा देखें, जो भी 23 में आया था, उसको अभी रिलीवेंट फिलहाल नहीं लगता। इसमें क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
वर्सेस बजाज हिंदुस्तान। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने के ऊपर एनसीएलटी में कुछ केस किया था, जिन्होंने कहा होगा कि हमारे पास कुछ पैसे वगैरह बचे होंगे, और वही चीज़ यहाँ पे निकल के आया था। कहती है जो कंपनी जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस बजाज हिंदुस्तान की एक केस चल रही थी एनसीएलटी में, जो कि शायद क्रेडिटर्स को लेकर के कामकाज कर रही होगी, वैसे इनका पैसा जो लोन्स वगैरह पैसा है उन्होंने चुकाया नहीं होगा। इस तरफ हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं दोस्तों, लास्ट लास्ट में एक चीज़ ध्यान देते हैं, जो यहाँ पे हम यदि क्रेडिटर, कई बार कुछ बड़ी कंपनियों का होता है जो क्रेडिटर वगैरह का इशू होता है, एसेट्स की इशू होता है, तो एसेट्स में तो कुछ कमी आ नहीं रहे, एसेट्स के बाद कुछ कमी नहीं आ रही, तो एसेट्स में क्या हो रही है, एसेट्स टोटल इनकी अदर एसेट्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स क्या निकल के आते हैं 156 करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ा नहीं है। जबकि इनके पैसे कितने दिन में आते हैं, पैसे 9 दिन में आते हैं। वाह, ये तो बड़ा गजब क्या है, 9 दिन में पैसे आते हैं तो बड़ा गजब है। और पैसा देते कितने दिन में है ये, देखिए पैसा देते हैं 272 दिन में, पैसा लेते हैं 9 दिन में। इसका रेशियो आपने कभी देखा है? कभी मौका मिले तो इसका रेशियो देखिए, सोचिए अपने पॉकेट में आपके पास पैसे तो आते हैं 9 दिन में, लेकिन आप अपने टेबल को पैसे देते हो कितने दिन में, करीब करीब 250 दिन 300 दिन में पैसा देते हो, तो सोचिए कितना आप इंटरेस्ट यहाँ से मार के खा लेते हो। अर्थात मार्ग में कुछ का लॉस, कुछ जनरल्स और लोकल लैंग्वेज यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। अभी आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की लर्निंग रिलेटेड वीडियो और स्टडी करते रहते हैं, जहाँ पे डेली आपके पास अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।